फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ रेलवे के लिए जीके जीएस सामान्य ज्ञान का मॉडल सेट 2, जो कि आज के शानदार सेशन में हम लोग 5 टॉपिक 5 सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यानी कि 15 क्वेश्चंस हम लोग साइंस से जुड़े क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर हिस्ट्री से जुड़े क्वेश्चंस को कवर करेंगे, फिर इस तरीके से पॉलिटी, फिर जियोग्राफी, फिर एनवायरनमेंट, यानी कि 5 सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और इसी तरीके से हमारी जो क्लास है एएलपी, आरपीएफएसआई, जेई टेक्नीशियन के लिए ये 40 दिन फुल रिवीजन करेंगे हम लोग जीके जीएस का। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक वीडियो रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे साइंस। साइंस से जुड़े क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चंस बनेगा कि नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। तो किस कोशिकांग में नाभिक के अलावा डीएनए पाया जाता है, तो किस कोशिकांग में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यानी कि नाभिकी में तो डीएनए पाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैं आपको डीएनए से रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ पे कवर कराता हुआ चलूँगा इमेज के जरिए। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये है डीएनए और ये है आरएनए। बाकी यहाँ पे आप अंतर भी इसका समझिए कि आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है। जो आरएनए होता है ये सिंगल लेयर का होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो डीएनए होता है ये डबल लेयर का होता है। यहाँ पे आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब डीएनए में 4 तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो साइटोसिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, फिर एडेनाइन पाया जाता है और थाइमिन पाया जाता है। तो ये 4 तरीके की चीज़ें हैं जो कि डीएनए में पाया जाता है और डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब आरएनए की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसमें भी 4 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो साइटोसिन, ठीक है, ग्वानिन पाया जाता है, एडेनाइन पाया जाता है और यूरेसिल पाया जाता है। यानी कि थाइमिन डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है आरएनए से जुड़ी। अब हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि एडेनाइन तो किस कोशिकांग में पाया जाता है। तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए देखो पाया गया। अब जो डीएनए होता है ये बेस पेयर के आधार पर होता है और ये न्यूक्लियो बेस पर आधारित होता है आरएनए। तो ये दोनों जानकारी आपको याद रखना है, एक तो आरएनए और डीएनए से रिलेटेड। अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे बात करें कि डीएनए जो है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, आरएनए कहाँ पाया जाता है। तो जो डीएनए की अगर हम लोग बात करें तो ये कोशिका के केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए। और आरएनए की बात करें तो ये कोशिका द्रव, केंद्रक और राइबोसोम में पाया जाता है आरएनए। तो दोनों बातें आपको याद रखना है आरएनए और डीएनए के बारे में। बाकी सेल के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सेल जो होता है वो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि सेल के अंदर ही तो डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बारे में स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा इस तरीके से, जिसके जरिए मैं आपको कवर कराऊंगा कि जिससे कि आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद हो सके। बाकी सेल जो होता है वो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, तो ये आपको याद रखना। अब जो सेल होता है यानी कि जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं हिंदी में, इसके समूह को हम लोग कहते हैं ऊतक। यानी कि सेल से बना है टिश्यू, तो सेल के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक। फिर ऊतक के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अंग, यानी कि ऑर्गन कहते हैं। अब ऑर्गन के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। फिर इसके बाद इनके समूह से बनता है हमारा शरीर, यानी कि पूरा बॉडी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये बेस है, ये एक स्ट्रक्चर है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5। यानी कि सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम से बनकर तैयार होता है बॉडी। तो इस तरीके से ये आपको इमेज के जरिए, डायग्राम के जरिए आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करें कि जो रॉबर्ट हुक साहब थे, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। कब की थी, 1665 में की थी।
तो ये भी जानकारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 5 तत्वों से मिलकर बना है हमारा पूरा बॉडी। तो ये आपको याद रखना कि शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, फिर सेल से टिश्यू होता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद मैं आपको पूरा सेल दिखाता हूँ कि सेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए तो पाया जाता है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा डीएनए नहीं पाया जाता, लेकिन पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर के जरिए कि ये रहा डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? ये सेल में पाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चिपके नजर आ रहे होंगे, इस तरीके से ये देखो, तो ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब लाइसोसोम कहाँ पर है? तो ये रहा लाइसोसोम। राइबोसोम, आपको ये छोटे छोटे कण नजर आ रहे होंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पे भी इस तरीके से कण जो है चिपके हुए हैं, तो इसे राइबोसोम कहा जाता है, ठीक है। और गोल्जी काय, ये गोल्जी काय है। बाकी साइटोप्लाज्म ये है पूरा, और सेल मेम्ब्रेन ये है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और जो सेल है ये डबल लेयर का होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है स्ट्रक्चर के जरिए। बाकी 1 2 3 इमेज और दिखाऊंगा सेल से रिलेटेड, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके, अच्छे से पता हो सके कि सेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, केंद्रक में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सेंट्रोसोम ये रहा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, माइटोकॉन्ड्रिया ये है जिसमें डीएनए पाया जाता है, और केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है। बाकी राइबोसोम है, ये छोटे छोटे आपको कण नज़र आ रहे होंगे, इसमें देखो चिपके हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ये क्या है? ये सब राइबोसोम है। गोल्जी का ये है, और साइटोप्लाज्म ये है जो यहाँ पे द्रव भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और लाइसोसोम ये रहा। तो ये सब आपको याद रखना है, जो चीज़ सेल में पाया जाता है, क्या क्या चीज़ें सेल में है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहे जाते हैं, तो ये रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और कार्ल पी स्वासन की बात करें तो ये आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता, इनको कहा जाता है, ठीक है। और सेल का सिद्धांत किसने दिया था सबसे पहले? तो 1839 में स्किडल और टी स्वान ने सेल का सिद्धांत दिया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना है, और इमेज के थ्रू भी याद रखना है। देखो, जो मैंने आपको इमेज दिखाया है उसमें भी आपको याद रखना कि क्या चीज़ कहाँ पर पाया जाता है। बाकी इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि मानव में, एक साधारण मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पेयर की बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों पेयर की संख्या क्या होती है? 23 जोड़ी मैंने अभी आपको बताया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गुणसूत्र एक धागे जैसी संरचना होती है जो केंद्रक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केंद्रक में पाई जाती है। और ये कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देने लगते हैं, जब इस कोशिका का विभाजन होता है। और गुणसूत्र का जो नाम दिया था वाल्डेयर द्वारा दिया गया था 1888 में। तो ये भी आपको याद रखना, ये पॉइंट आपको जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, इनसे एग्जाम में पूछा जाएगा। हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि गुणसूत्रों का नामकरण किसने दिया था, तो इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी अगला है कि निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो कौन सा रोग है जो कि कीट के काटने से होता है? तो डेंगू रोग होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद अगला है कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों के शरीर में पहुंचता है। तो ये वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा पहुंचता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला है कि डेंगू में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा
कि जब मनुष्य को डेंगू बुखार हो जाता है तो किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अब प्लेटलेट्स की जिसको कमी हो जाती है तो कीवी खाओ, इससे पपीते का पत्ता जो होता है उसको जूस बना के पियो बकरी के दूध में मिक्स करके, तो उसको पूरा कर प्लेटलेट्स को पूरा करता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जापानी इंसेफ्लाइटिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे जुड़ा मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि जो परिसंचरण तंत्र है इसको दो भागों में बांटा गया था, एक तो हृदय और दूसरा ब्लड। तो जो हृदय है, हृदय के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी, और ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हेमाटोलॉजी कहा जाता है। और परिसंचरण तंत्र का के जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है इस इमेज के जरिए। बाकी आपको मैं हृदय का पूरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि हृदय में क्या क्या पाया जाता है, कहाँ पे क्या पाया जाता है। तो बायां एलिंद देखो इस यहाँ पे होता है, दायां एलिंद इसे कहा जाता है, विभाजिका इसे कहा जाता है, और शरीर के निचले भाग से महाशिरा होता है, ये देखो, ठीक है। और शरीर के ऊपरी भाग से भी महाशिरा होता है। तो यहाँ से महाशिरा स्टार्ट होता है हृदय में, और लास्ट में ये सबसे निचला होता है महाशिरा हृदय का। अब इसके तो बायां एलिंद यहाँ पे होता है और दायां एलिंद ये है, और फोस्फिस धमनियाँ हैं वो यहाँ पर हैं, और फोस्फोसिराएँ यहाँ पर हैं। तो ये सभी आपको स्ट्रक्चर के जरिए याद रखना कि कौन सी चीज़ हृदय में कहाँ पर है। अब एक दो फोटो हृदय से रिलेटेड और मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो सुपीरियर वेना कावा है, ये आपको दिख रही होगी सुपीरियर वेना कावा। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि हृदय तक ब्लड को पहुँचाना, इसका काम ये होता है। बाकी महाधमनी की बात करें तो ये है महाधमनी, ठीक है, ये है महाधमनी। अब इसका काम होता है कि शरीर तक ब्लड को पहुंचाना, महाधमनी का काम होता है, ठीक है। अब फेफड़ों की धमनी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये है फेफड़ों की धमनी इस तरीके से। तो इसका काम होता है कि फेफड़ों में ब्लड ले जाती है, इसका काम होता है कि फेफड़ों में ब्लड ले जाती है। अब फेफड़ों की नसें ये दिख रही होंगी आपको, यहाँ पे फेफड़ों की नसें, ये फेफड़ों से रक्त ले जाती है, फेफड़ों से ये रक्त को ले जाती है, जो फेफड़ों की नसें होती हैं। अब यहाँ पे ये बायां एट्रियम है, इसको कहा जाता है, ये दायां एट्रियम है, और दायां वेंट्रिकल ये है, ठीक है, ये दायां वेंट्रिकल है और ये बायां वेंट्रिकल है। तो ये आपको याद रखना कि किसका क्या काम होता है। और इंफीरियर वेना कावा यहाँ से यहाँ तक होता है, तो हृदय तक ब्लड को पहुँचाना इंफीरियर वेना कावा का कार्य होता है। और धमनी का काम क्या होता है? महाधमनी का, ये शरीर तक ब्लड को पहुंचाती है। एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि महाधमनी का कार्य क्या होता है, तो शरीर में ब्लड पहुंचाती है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर के जरिए आप लोग याद रखना। और इंग्लिश में भी इसका वर्जन दे दिया है कि ये देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि क्या चीज़ कहाँ पर पाई जाती है। और जो इसका सही क्रम है वो ये है, इस तरीके से आप यहाँ पे क्रम भी देख पा रहे होंगे कि हृदय का सही क्रम है। तो सही क्रम भी याद रखना, हो सकता है कि आपसे मिलान करने के लिए एग्जाम में पूछ दिया जाए। अब बाकी जो हृदय में मेन पार्ट होते हैं कि दायां एलिंद, बायां एलिंद, दायां निलय, बायां निलय में इनका काम क्या होता है, तो जो छोटी सी जानकारी के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दायां एंट्रियम होता है ये दो भागों में विभाजित होता है, और हृदय के ऊपरी और निचले क्षेत्रों में दाहिनी एट्रियम में ऑक्सीजन रहित ब्लड को पहुंचाने में काम करता है। तो ये है तो दायां एट्रियम का काम, ये आपको याद रखना। और दायां वेंट्रिकल का काम क्या होता है, तो दायां वेंट्रिकल का काम होता है कि ये पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन रहित ब्लड पंप करता है फेफड़ों के पास जाकर। तो ये इसका कार्य होता है, ये भी आपको याद रखना। कि बायां एट्रियम की बात करें तो फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पल्मोनरी वेंस के माध्यम से बाईं ओर के
ऑर्ट्रिया में ले जाता है, जिसके बाद बाएं वेंट्रिकल के पास किया जाता है। और इसके बाद बायां वेंट्रिकल की बात करें तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी नामक बड़ी धमनी में पंप किया जाता है। बाएं वेंट्रिकल का आकार बड़ा होता है, इसमें हृदय के अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में सबसे आंशिक दबाव होता है। अब यहाँ पे इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि हृदय का वाल्व का क्या काम होता है, तो वाल्व वे मार्ग होते हैं जो हृदय के विभिन्न भागों में ब्लड को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो हृदय वाल्व का ये काम होता है और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व और सेमीलुनर वाल्व, ये दो प्रकार के होते हैं हृदय वाल्व, तो ये आपको याद रखना है। बाकी पल्मोनरी वाल्व की बात करें तो ये तब खुलता है जब दाएं वेंट्रिकल में दबाव बढ़ जाता है और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, हृदय से रिलेटेड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था। तो किसने रेखांकित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, इन्होंने किया था वाटसन और क्रिक ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन साहब ने। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं हिस्ट्री पर। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। तो ये आपको याद रखना, तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनि निष्कर्षण कहा जाता है। तो उनके गृह त्यागने को कहा जाता है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको काफ़ी बार रिवीजन कराया है। तो उनके गृह त्यागने को महाभिनि निष्कर्षण कहा जाता है बुद्ध के। अगला है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो ये कोली गणराज्य से संबंधित थी। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था बुद्ध का जन्म, तो राइट आंसर हो जाएगा ये लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इससे परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो ये मौर्य के अभिलेख से पता चलता है। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ये कुंडग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका। तो ये महावीर स्वामी का है। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये पावापुरी में स्थित है। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये पावापुरी में हुई थी, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे। तो ये जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम से अंतिम कौन था। तो महावीर स्वामी था। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो ऋषभदेव थे। 22वें कौन थे, तो अरिष्टनेमी थे। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और 24वें यानी कि सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो महावीर स्वामी थे। इसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो क्वेश्चंस बनेगा कि निम्न में से किस कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था उस समिति का नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है।
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद अगला है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के दौरान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रधानमंत्री के पास। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। अगला है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 3 वर्ष का, 3 ईयर का होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस बनेगा कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गुरुत्वाकर्षण, अविकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि टर्की जो है किन के मध्य स्थित है? तो टर्की किन के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो चाड देश की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। बाकी अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया ये सभी देश जो हैं भूमध्य सागर से मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मैप दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये है सागर, ठीक है। तो मोरक्को और अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और आपका इजिप्ट, मिस्र, तो ये सभी देशों की सीमा मिलती है, लेकिन चाड देश की नहीं मिलती है। तो चाड यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 88। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, किस देश में पाए जाते हैं सदाबहार वर्षावन? तो ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। तो ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि निम्नांकित में कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मेरे ख्याल से कांगो घाटी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। अधिकतर वन जो घने पृथ्वी पर विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि निम्न में शैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला उत्पादन करता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। खनिज से जरूर पूछा जाएगा, कोयला से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये गोंडवाना समूह में पाया जाता है सबसे ज़्यादा कोयला अधिकतम मात्रा में भारत में। तो गोंडवाना समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो ये झारखंड में पाए जाते हैं। झारखंड के साथ साथ तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं, असम में भी पाए जाते हैं, काफ़ी राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक झारखंड में भी पाए जाते हैं। इसके बाद अगला है कि झूम किसे कहते हैं? आप लोगों ने झूमिंग खेती के बारे में पढ़ा होगा। तो ये खेती पद्धति से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी, ये तिलहनी फसल है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा तिलहन उत्पादन से।
तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन जो है किस शहर में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ये न्यूयॉर्क में किया गया था। तो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। तो ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को। तो ये कहा जाता है वायुमंडल। वायुमंडल कहा जाता है पृथ्वी के चारों ओर समूह को, वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाया जाती है। तो कौन सी गैस है जो कि वायु में नहीं पाया जाती है। रेडॉन नहीं पाई जाती है। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कितने परसेंट। तो ये 78% होती है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका। तो ये राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है किससे। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सतत विकास से संबंधित है। तो सतत विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो ये किया गया था 2002 में। तो 2002 बी ऑप्शंस में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा जिनेवा में इसका मुख्यालय है। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि उम्मीद है जो कि आज का शानदार सेशन जीके जीएस का मॉडल सेट 2 के क्वेश्चंस आपको बेहतरीन लगे होंगे और इसी तरीके से मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को कवर कराता रहूँगा। 40 दिन टारगेट है फुल रिवीजन का जीके जीएस का। मैं आपको रेलवे के लिए कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा 40 दिन। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार चैनल में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सेशन को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।